दोस्तों यूएसए ने इंडिया को अलाउ कर दिया है कि वो अब 30 दिन के लिए रशियन ऑयल परचेज कर सकता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है जिसको लेकर के ऑपोजिशन बहुत ज्यादा गुस्से में है कि भाई क्या यूएसए अब अलाउ करेगा इंडिया को कि कहां से तेल खरीदना है कहां से नहीं, और अगर खरीद भी रहे हो तो कितने दिनों तक खरीद सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल है। लेकिन देखो, हम पॉलिटिक्स में ना जाकर के हम थोड़ा सा हमारी जरूरत के हिसाब से चीजों को देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो कि हम रशिया से तेल जो खरीदा करते थे, ठीक है ना, उसमें जब से ये यूएस इंडिया ट्रेड डील की बातचीत हुई है ना, तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। और अभी जनवरी 2026 में इंपोर्ट 19.3% के लगभग आ गया था। जितना हम टोटल इंपोर्ट करते हैं ना, उसका रशिया से आने वाला कंसाइनमेंट 19.3% पे आ गया, जो कि दिसंबर 2025 के बाद में लोएस्ट लेवल पे चला गया। तो इस बात को लेकर के सीधा सिग्नल तो जाता है कि हाँ जी, हमने यूएस से ट्रेड डील के चक्कर में मोर और लेस रशिया से तेल खरीदना कम किया है। लेकिन अभी जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, वहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास में एनर्जी सिक्योरिटी है वो क्राइसिस में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कैसे? क्योंकि हम हमारी जितनी एनर्जी हम लेते हैं ना, चाहे फिर वो तेल हो या फिर हम एलएनजी परचेज करते हो, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के थ्रू होता हुआ आता है। और वहां पर ईरान ने एक तरीके से ब्लॉकेड लगा रखा है, जिसके चलते अभी यूएसए के ऊपर प्रेशर भी बना है कि आप तो एक तरीके से एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर रहे हो। लड़ाई एक तरफ है, बाकी दुनिया भर में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इंडिया की बात करें तो हम 55% ऑफ आर इंपोर्ट्स, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें इस टाइम पे, तो वो सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आता है। तो इस परिस्थिति में ये चीज एक तो हो गई कि हाँ भाई, यूएसए ने रिलैक्सेशन दिया है। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो हमारे पास में अभी के टाइम पे क्रूड ऑयल रिजर्व तो 25 दिन के हैं। इसी तरीके से 25 दिन का पेट्रोल और डीजल का स्टॉक भी हमारे पास अवेलेबल है। ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का ओवरऑल कितना इंपॉर्टेंस है वो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, बात यहां पर कुछ ऐसी है कि अगर इस तरीके से ये ब्लॉकेड लगना और ये प्राइसेस बढ़ती चली गई, तो अभी हम देखें तो आप देखो कि क्रूड ऑयल, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ना, उसकी पर बैरल प्राइस एक हफ्ते के अंदर 20% बढ़ के $88 तक तो पहुंच गई है। ठीक है, और आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप मान के चलो कि हमारा एनर्जी इंपोर्ट है वो कमजोर होगा। अगर वो कमजोर होता है तो रुपी भी कमजोर होने का स्कोप दिखाई पड़ रहा है। इसके चलते फिर इन्फ्लेशन का बढ़ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये बढ़ेगी, और करंट अकाउंट बैलेंस भी हमारा बिगड़ सकता है। क्योंकि अगर ये जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो सीधी बात है, एक बैरल के लिए पहले जितना पेमेंट करना था उससे ज्यादा हमें करना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा बढ़ने का स्कोप है, करंट अकाउंट बैलेंस है वो बिगड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे, और वो फिर चैलेंज क्रिएट करेगा हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। तो कुल मिलाकर के इंपोर्ट्स पे हमारी जो डिपेंडेंसी है ना, वो एक बार फिर से हमें एक बहुत बड़े खतरे के लिए एक्सपोज कर सकती है। तो ये सिनेरियो अभी बन रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हमें इंपोर्ट्स पे रिलायंस को थोड़ा सा एक तरीके से डाइवर्सिफाई करना भी जरूरी हो जाता है, राइट। और वहीं दूसरी तरफ एक जो यूएसए की जो डॉलर की जो पकड़ है ना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। यहां पर एक सिग्नल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए एक और जो अनाउंसमेंट देता रहता हूं कि विश्वास दिवस के जो ऑफर्स है वो कंटिन्यू है अभी भी। अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, डिटेल है वो आपको पिन कमेंट में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और वहीं पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। कॉल कर लो और बात कर लो कोई भी तरीके का डाउट आए तो। बाकी डिटेल्स मैंने आपको प्रीवियसली ऑलरेडी दे रखी है। अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे डिस्कशन को। फर्स्ट आर्टिकल है रिवराइन लाइट हाउसेज ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर। देखो, ये लाइट हाउसेस का काम क्या है? सेफ नेविगेशन को इंश्योर करना। इससे क्या होता है कि जो भी वाटर बॉडी में ट्रेवल करने वाले जो भी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होता है ना, तो उनको एक सिग्नल मिल जाता है कि किस तरफ से जाना है, क्या डायरेक्शन है, यहां पर कौन सा क्या लोकेशन आ गई। तो वो चीजें है ना, अब इनलैंड वाटरवेज में भी प्रोमोट होने का स्टार्टिंग हो गई है। इसका मतलब सिंपल है कि अभी ब्रह्मपुत्रा रिवर पे नेशनल वाटरवे 2 आपको पता है डेवलप हो रखा है। वहां पर लगातार ट्रैफिक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब वो ट्रैफिक बढ़ रहा है तो सीधी बात है, हमें सेफ्टी नेविगेशन की इंश्योर करनी है। तो थोड़ा सा जानते हैं क्या है ये। फर्स्ट लाइट हाउस है ऑन इनलैंड वाटरवे। पहली चीज तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे इसका मेन काम क्या है? नेविगेशन की सेफ्टी इंश्योर करना और वाटरवेज की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। क्योंकि सीधी बात है, बहुत सारे व्हीकल्स अगर एक साथ मूव करेंगे वाटरवेज पे तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर मेंटेन हो। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन के लिए एजेंसी,
देखो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइटशिप प्लस इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर के इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर आते हैं। फिर बात आती है कहां पर ये लोकेशन होगी। चार लोकेशंस मेजरली आइडेंटिफाई की गई नेशनल वाटरवे 2 पर। एक तो बोगीबील, एक पांडु, एक सिलघाट और एक विश्वनाथ घाट। इस तरीके से चार लोकेशन हो गई। और ये लोकेशंस का मेन काम आपको मैंने बताया नेविगेशन की एक एफिशिएंसी और सेफ्टी इंश्योर करना है। अब आप एक चीज कमेंट करके बताओ कि हमारे देश में कितने वाटरवेज हैं, नंबर्स की संख्या, और नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो किस रिवर पर है। ये दोनों का आंसर आप जरूर देंगे। सिग्निफिकेंस, देखो नेविगेशन बड़ा आसानी से हो पाएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंश्योर हो पाएगी, सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो वाटरवेज पे अगर नेविगेट करते हो तो वहां पर कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम आता है। ठीक है, आपको अलग से रोड बनाने की, रेलवे ट्रैक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर ऑलरेडी बना हुआ है ट्रैक, आपको तो केवल चलाना है, व्हीकल उतारना है। इसलिए इजीएस्ट ट्रांसपोर्टेशन भी कंसिडर होता है या चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन भी होता है अगर हम वाटरवे की बात करें, है ना। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा और नॉर्थ ईस्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगा। अब हम नेशनल वाटरवे 2 की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है मेजरली, और अगर देखें तो इसकी लेंथ तो है 891, जो कि दुबरी से लेके सदिया तक। दुबरी अगर देखो ना तो इधर बांग्लादेश की तरफ आओगे तो उस वहां पे लोकेशन आ जाती है, मेघालय बांग्लादेश की तरफ। और सदिया जो है जहां पर ब्रह्मपुत्र एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र बनती है, यूं कहो, या फिर यूं कहो कि असम के प्लेन्स में जहां पर एंट्री लेती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, वहां से लेकर के ये पूरा नेशनल वाटरवे नंबर 2 होता है। और ये नेशनल वाटरवे 2 डिक्लेरेशन किसके आधार पर हुआ है? नेशनल वाटरवे एक्ट के अंडर में 1988 में डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन अभी के टाइम पे 100 से ज्यादा आपके पास में वाटरवेज है। कमेंट करके बताओगे, मैंने आपको बता दिया है। इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी ध्यान रख लेना है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें अगर देखें तो पिछले साल से 2024-25 के साल का जब रिकॉर्ड देखा तो कार्गोज का मूवमेंट, मतलब जो शिप्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहे हैं, उनकी संख्या में 53% की ग्रोथ देखी गई है। तो इस वजह से यहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हनुमान। देखो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। कब? 3 मार्च को। 3 मार्च को हमने क्या बात की थी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। क्या है इसका मेन मुद्दा? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको हमें कंट्रोल करना है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट हनुमान की। फुल फॉर्म क्या है? हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब एक्सीडेंट अगर हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए मैन एनिमल, तो वहां पर फिर जो भी काम होना चाहिए, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, टाइमली ट्रीटमेंट देना हो, वहां पर क्विक एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल हो, ये चीजें इंश्योर करने का मेन टारगेट है इस प्रोजेक्ट का। ऑब्जेक्टिव, टेक्निकल एंड साइंटिफिक प्रोग्राम के तहत इसमें रेस्क्यू करना, ट्रीटमेंट करना, रिहेबिलिटेट करना और इंजर्ड वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करना, जिससे कि वो टाइमली रिकवर कर सके। फीचर्स की बात करें तो इसमें देखो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें 100 के लगभग व्हीकल, 93 तो रैपिड रिस्पॉन्स और 7 एम्बुलेंसेज। इसके अलावा 4 रेस्क्यू सेंटर्स भी बनाए गए हैं, एक विशाखापट्टनम में, एक राजमहेंद्रपुरम में, एक तिरुपति और एक बिरलोट में, याद रख लेना। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल यूज होंगे, जो कि रियल टाइम पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को ट्रैक कर सकें। और साथ ही साथ एक डिजिटल ऐप जिसका नाम है हनुमान डिजिटल ऐप, जिससे कि अर्ली वार्निंग दी जा सके ऑफिशियल्स को कि भाई इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट देखा गया और जल्दी से वहां पर आप टीम लेके पहुंचो, जिससे कि जो परिस्थिति है उसको समझा जा सके, संभाला जा सके। कॉम्पनसेशन, देखो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पहले तो 5 लाख रुपए तक का ही कॉम्पनसेशन देने की बात थी, लेकिन अब वो बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है। और ये एक्स ग्रेशिया है, इसका मतलब ये कोई लीगली क्लेम करने वाली नहीं है, ये सरकार दे रही है सद्भावनापूर्ण। इसके अलावा इंजरी अगर किसी को होती है तो 2 लाख रुपए तक का कॉम्पनसेशन है। इसके अलावा यहां पर वज्र वाइल्ड लाइफ रक्षक टीम भी बनाई गई है। इसमें क्या है कि जो लोकल लोग है ना गांवों के, जिनके एरिया में वाइल्ड लाइफ का रोमिंग रहता है, वो घूमते रहते हैं, तो उन लोगों की टीम बनाई जा रही है, जिससे कि वो समय रहते हुए चीजों को टैकल कर सके। समय रहते हुए कहीं पर कोई अटैक हो जाए इमीडिएट, तो उससे बचा जा सके। ऐसा ना हो कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का इंतजार करें, कहीं पर कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन गई तो नहीं, वो लोकल लेवल पे अपने लेवल पे ही ट्रेंड रहेंगे और इमीडिएटली जो माइनर काम होंगे वो तो देख लेंगे। बाकी बड़ा अगर कुछ हो तब तो देखो मामला अलग हो जाता है, इसमें स्नेक रेस्क्यू का भी स्कोप आ जाता है। ठीक है, आ जाइए फिर कुम्की एलिफेंट्स। ये ट्रेंड एलिफेंट्स होते हैं,
जिनका काम होता है कि जिनको यूज किया जाता है जंगल में ही किसी तरीके का कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उनको यूज किया जाता है, इनकी ट्रेनिंग होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो है वो यूज करते हैं इनको। इनका मेन टारगेट क्या है? वाइल्ड एलिफेंट्स को इस तरीके से यूटिलाइज करना जिसके चलते आपको कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट दिखे तो उसको मॉनिटर कर सके और आराम से टैकल किया जा सके। जनरली इसमें मेन फोकस चित्तूर और श्रीकाकुलम रीजन में देखा जाएगा। लीगल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वो सीधा लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके चलते हमें वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन करनी है और साथ ही साथ उनके हैबिटेट को प्रॉपर मैनेज करना है। उसके तहत ये प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। और दूसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल की अगर थर्ड लिस्ट को उठा करके देखो, कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसमें आपको प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स और फॉरेस्ट इनके लिए संबंध की बात करें तो ये आपको कॉन्करेंट लिस्ट में मिल जाएंगे। इसका मतलब सेंटर और स्टेट दोनों को इसमें अथॉरिटी या पावर दी हुई है कि वो आप अपने लेवल पे लेजिस्लेट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो उसी तहत प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च हुआ है। फिर आते हैं कुंभ के एलिफेंट। मैं ऑलरेडी आपको ये चीज बता चुका हूं, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसको खेड़ा मेथड के कॉन्सेप्ट में भी तैयार किया जाता है कुंभ कीज को, जिससे कि इजीली चीजों को ट्रैक किया जा सके, कहीं पे भी कोई चैलेंज अगर आता है तो ध्यान रख लेना है ना। चलिए, इसमें देख लिए कुंकी का मतलब एक तरीके की सहायता देने वाले एलिफेंट हो गए, ट्रेनिंग की जाती है। और इसमें क्या करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एलिफेंट टू कैप्चर कॉन्फ्लिक्ट एलिफेंट्स, दैट मीन्स कहीं पर भी अगर एलिफेंट्स के बीच में कोई इशू है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो वहां पर जाकर के इमीडिएटली चीजों को ट्रीट किया जा सके, उनको रेस्क्यू किया जा सके, उनको ट्रीट एनिमल्स को, आई मीन इंजर्ड एनिमल्स को ट्रीट किया जा सके। ठीक है। फिर आता है आपका इंडियाज पुश टू एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। देखो, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी फाइट है। हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने एक बार फिर से भी बात कही है कि डब्ल्यूएचओ का जो 90-70-90 टारगेट है ना, जिसके चलते हम सर्वाइकल कैंसर को बिल्कुल खत्म करेंगे 2030 तक। तो पहला सवाल, डब्ल्यूएचओ का ये 90-70-90 टारगेट क्या है? एक तो क्या है, वैक्सीनेशन का इसमें प्रोग्राम है। टारगेट ये है कि 90% ऑफ गर्ल्स फुली वैक्सीनेटेड विद द एचपीवी वैक्सीन बाय द एज ऑफ 15। 15 साल की उम्र से पहले पहले जितनी भी लड़कियां हैं उनमें हमें 90% लड़कियों को, कम से कम 90%, 100% हो तो बहुत बढ़िया, बाकी कम से कम 90% लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन दे देना है। स्क्रीनिंग की बात हो रही है दूसरी, कि जितनी भी महिलाएं 35 साल की उम्र की हैं उनकी स्क्रीनिंग हो, और 45 साल की उम्र की है उनकी स्क्रीनिंग हो कि उनके कहीं सर्वाइकल कैंसर डेवलप तो नहीं हो गया। और उस स्क्रीनिंग का जो मिनिमम फिक्स रखा गया है, मिनिमम टारगेट रखा गया है कि 70% महिलाओं की स्क्रीनिंग तो हो ही जानी चाहिए, जिससे कि पता पड़े कि प्रॉब्लम किस हद तक हम कंट्रोल कर रहे हैं, किस हद तक अभी भी काम करना जरूरी है। फिर तीसरा है 90, दैट इज ट्रीटमेंट रिलेटेड। इसमें सिंपल सा है कि जो प्री कैंसर ट्रीटमेंट जो देना है उनमें महिलाओं को ट्रेस किया जाए और उनको 90% तक वैक्सीनेट करना है। साथ ही साथ इसमें मतलब एक तरीके से मतलब प्री कैंसर की प्री स्टेज है उसमें ट्रीटमेंट देना है। और अगर किसी के बॉडी में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है सर्वाइकल कैंसर और उसका भी बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाके फैल रहा है, दैट मीन्स इन्वेजिव काइंड कैंसर है, तो उसमें भी 90% महिलाओं को ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये आपको टारगेट्स याद रख लेने हैं। 1970-90 रिसेंटली न्यूज में था, क्या था और किससे रिलेटेड है, थोड़ा डीप जा करके भी यूपीएससी पूछ सकती है। अब सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो देखो, जो फीमेल बॉडी होती है उसमें यूट्रस होता है, और यूट्रस और वेजाइना के बीच में जो कनेक्टिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स, और वहीं पर ये इंफेक्शन के चलते सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है। इंफेक्शन किसका? अगर लगातार रिपीटेटिव अगर वहां पर इंफेक्शन हो रहा है एचपीवी वायरस, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो उसके चलते फिर ये सर्विक्स में कैंसर डेवलप होता है, जिसको सर्वाइकल कैंसर भी बोल दिया जाता है। समझ गए? और ये महिलाओं में बहुत बड़ा खतरा बन के उभरती हुई बीमारी दिखाई पड़ रही है। समझ गए? तो इस वजह से इसका टाइमली ट्रीटमेंट देना जरूरी है। इससे संबंध में अभी आपको पता है वैक्सीनेशन स्टार्ट भी किया है, एचपीवी वैक्सीनेशन की बात की जाए तो। अब थोड़ा सा हम समझते हैं गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव जो कि इस टारगेट को अचीव करने में, कि 2030 तक हमें कैसे भी करके डब्ल्यूएचओ के टारगेट्स को अचीव करना है, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट के डिफरेंट इनिशिएटिव्स है। क्या क्या है? एक तो देखो, स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास में कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि एनपीएनसीडी, दैट मींस नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो सबसे पहली चीज तो आपको सर्वाइकल कैंसर का ये तो क्लियर हो गया कि ये बीमारी एक फीमेल बॉडी से दूसरी फीमेल बॉडी में नहीं जाती है, ध्यान रखना। समझ गए? इसमें मेथड क्या यूज हो सकते हैं?
विजुअल इंस्पेक्शन किया जा सकता है एसिटिक एसिड का यूज करके स्क्रीनिंग के लिए। एलिजिबल वुमेन कौन है? 30 से 65 साल की महिलाएं जो है वो जनरली देखने को मिलती हैं, उनका एक तरीके से स्क्रीनिंग हो, टेस्टिंग हो। इसके अलावा इसमें आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर से और प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज है, वहां पर आप जाकर के अपने इस तरीके की स्क्रीनिंग करा सकते हो, ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर आ जाता है एचपीवी वैक्सीन कैंपेन। अभी देखो फरवरी 28 2026 को लॉन्च हुआ रिसेंटली। इसमें टारगेट क्या है? हर साल जो भी लड़कियां 14 साल की हो रही हैं उनको एचपीवी वैक्सीन दिया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और एक ही डोज दी जाएगी। और ये डोज जो दी जाएगी उस वैक्सीन की, उसे हम बोलेंगे गार्डासिल क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन। गार्डासिल क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन इसको बोला जाएगा, नाम याद रखना है। और ये एक बार ही दी जाएगी पूरी लाइफ में, जब उम्र 14 साल की हो और सेक्सुअली एक्टिवेटेड बॉडी ना हो, ये ज्यादा इफेक्टिव या मेन पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। 14 साल की एज में फीमेल जो है वो सेक्सुअली एक्टिवेटेड ना हो, एक्टिव ना हो, समझ गए। चलिए फिर आता है डिजिटल मॉनिटरिंग। इसमें देखो दो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए, एक तो यूविन, इसमें इम्यूनाइजेशन स्टेटस, जैसे हमने कोविन के टाइम पे इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम देखा था ना, कैसे डेवलप हुआ था सर्टिफिकेशन, और वो ऐसा ही सर्टिफिकेशन यहाँ पे भी डेवलप होगा यूविन से। और ईविन करके एक प्लेटफॉर्म और रहेगा बैकएंड पे, जो देखेगा कि वैक्सीन कहां पर है, कहां शॉर्टेज है, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात करते हैं हमारे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, एनपीएनसीडी की। ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसी के तहत चल रहा है। दूसरा इसमें मेन टारगेट है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, इनसे बचना, इनसे कैसे बचा जा सके, इसका मेन टारगेट ये है। इसमें काम कैसे होता है? देखो एक तो जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए। पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कि 30 साल से ज्यादा उम्र के जनरली जो भी लोग होते हैं उनमें इस तरीके की एनसीडीज का खतरा रहता है, तो उन लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए, मॉनिटरिंग की जाए। अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो टाइमली ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट क्लिनिक्स इसमें एक्टिव रहते हैं और लोकल लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वो एक्टिव रहते हैं। तो ये एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर बन जाता है अगर आपसे कोई पूछे कि एनपीएनसीडी क्या है। फिर आता है आपका मेगालिथ लैटेराइट रॉक कट ब्यूरियल चैम्बर। होता क्या है कि केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में पनायाल करके एक रीजन है, वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे थे, तो उनको एकदम से एक बड़ा सा पत्थर दिखा, उस पत्थर को हटाया तो पता पड़ा कि उसमें उसके नीचे 2000 साल पहले का एक मेगालिथ लेटेराइट रॉक कट ब्यूरियल चैम्बर था। इस तरीके से कि एक छोटी सी फनल टाइप स्ट्रक्चर है, शाफ्ट है, और उसके नीचे जाकर के एक गहरा सा खड्डा खोदा हुआ था, जो फिर बाद में आइडेंटिफाई किया गया और प्रीवियसली जो भी चीजें डिस्कवर हो रखी थी उनसे मैच किया तो पता पड़ा कि ये तो पुराने समय में, आयरन एज के समय में जो डेथ हो जाया करती थी किन्हीं भी कैंडिडेट इंडिविजुअल्स की सोसाइटी में, तो उनको बरी किया जाता था और उनके साथ में कुछ मटेरियल रखे जाते थे, और साथ ही ये फनल इसलिए थी कि उनकी आत्मा बाहर निकल सके और साथ में जो रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं पोस्ट डेथ वो कर सके। इस तरीके का पूरा एक आइडिया निकल के आता है। तो थोड़ा सा हम मेगालिथ रॉक कट चैम्बर्स के बारे में बात करते हैं। ये सबटरेनियन ब्यूरियल स्ट्रक्चर है, दैट मींस जमीन के नीचे खोदे हुए स्ट्रक्चर्स हैं। जनरली ये आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट में, जहां पर लेटेराइट रॉक्स आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो अभी के टाइम पे जो ब्यूरियल साइट एक्सकेवेट हुई है या पता पड़ी है, ये आयरन एज मेगालिथिक फ्यूनररी प्रैक्टिसेस को शो करती है। इसका मतलब कि मेगालिथिक जो आयरन एज थी जहां पर बड़े पत्थर यूज होते थे लेकिन आयरन का भी यूज होता था, उस टाइम पर किस तरीके से लोगों के डेथ के बाद में प्रोसेसिंग हुआ करती थी। लोकेशन की बात करें तो ये केरला और कर्नाटका में जनरली देखने को मिल जाएगी, और वो भी कहां पे? वेस्टर्न घाट वाले साइड में। अच्छा, वेस्टर्न घाट साइड की अगर बात करें तो वहां पर लेटराइट रिच आपको रॉक्स देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा फीचर्स की बात करें, ये जो मेगालिथ लेटराइट रॉक कट ब्यूरियल चैम्बर मिला इसका, एक तो सबटेरेनियन सर्कुलर चैम्बर है, अंदर जाकर के फिर बाद में गोल गोल सा स्ट्रक्चर दिखा है जो कि एक शाफ्ट के थ्रू ऊपर से कनेक्टेड है, बिल्कुल ओपन, अभी हमने देख लिया इमेज में। तो सर्कुलर अंडरग्राउंड चैम्बर है और लेटराइट रॉक्स में कटा हुआ है और एक नैरो वर्टिकल शाफ्ट के थ्रू ओपनिंग छोड़ी हुई है। इसके अलावा इसकी ओपनिंग जो है वो ढकी हुई रहती है, कैप लगा दी गई थी ना, सील्ड एंट्रेंस एंड रिचुअल अपर्चर। इससे क्या है कि ढक दिया तो चलो ठीक है, प्रोटेक्शन हो गई ये वाला पत्थर आप मानो, और उसके बाद में कोई मरने के बाद में जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं वो उस ओपनिंग के थ्रू हो जाए। इसके अलावा वहां पर दूसरी जो साइट्स हैं केरला में, जैसे कि एक अम्ब्रेला स्टोन मिला था कोडाकल्लू में,
एक कैपस्टोन्स मिले हैं टोपिकल्लू में, जो कि केरला में लोकेटेड है। उनसे जब इनको मैच कराएगा तो मोर और लेस मैच करता हुआ फिगर दिखा। तो इसी वजह से तो बोला गया ना मेगालिथ लेटराइट रॉकेट ब्यूरियल चैम्बर, क्योंकि ये साइट्स है ना, ये मेगालिथिक एज से ही कनेक्टेड रहती हैं या पाई गई है। सिग्निफिकेंस देखो, मेगालिथिक ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के बारे में पता पड़ रहा है। जब इस तरीके की एक्सकेवेशन होती है तो हमें पता पड़ता है कि लोग उस टाइम के सोसाइटी के क्या क्या चीजें परफॉर्म करते थे। ये कॉम्प्लेक्स फ्यूनररी रिचुअल, डेथ के बाद में किस तरीके के प्रोसेसेस हुआ करते थे, उनके बारे में हमें पता पड़ता है। इसके अलावा हमें पता पड़ता है कि पॉटरी, आयरन टूल्स और बीड्स उस ग्रेव के अंदर मिले तो वो साथ में रखे जाते थे, उस टाइम यूज हुए होंगे। इसके अलावा इन अर्ली आयरन एज कल्चर के बारे में हमें पता पड़ता है ना, कि किस तरीके से साउथ इंडियन स्टेट्स की बात भी करें तो वहां पर मेगालिथिक कल्चर डेवलप हुआ, वहां से कैसे नियोलिथिक से आयरन एज की तरफ ट्रांजिशन हुआ, वो सारी चीजें। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, कि किस तरीके से अलग अलग टूल्स का यूज करके एकदम सर्कुलर शेप के अंदर एक शाफ्ट काटना और नीचे जाकर के सर्कुलर शेप में एक ब्यूरियल साइट का काटना, ये शो करता है कि उस टाइम की आर्किटेक्चरल एबिलिटी कितनी शानदार रही होगी, कितने गजब तरीके से टूल्स डेवलप होंगे जिससे कि हार्ड टाइप जो लेटराइट रॉक्स हैं उनको भी काट दिया जाता था, राइट। फिर बात करते हैं नीति आयोग और यूनिसेफ ने मिलकर के इंडिया के न्यूट्रिशनल लेवल को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट का एक इनिशिएटिव लिया है। क्या है पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। जनरली कहां पर, एस्पिरेशनल एरियाज में। एस्पिरेशनल एरियाज वो हैं जहां पर डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो नहीं पाया है, जहां पर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स की पेनिट्रेशन है वो कम है, तो उनको टारगेटेड मैनर में अपलिफ्ट करना। तो नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ ने मिलकर के एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसमें मेन टारगेट है कि हमारे देश में मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, जो इनटेक ऑफ फूड है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको टैकल करना है। अब थोड़ा सा इस पार्टनरशिप के बारे में जानते हैं। मेन फोकस इसमें रहेगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को टारगेट करते हुए काम करना। उसमें भी जनरली क्या है कि सीधी बात है, गवर्नमेंट की स्कीम्स तो चल रही है बट उनका बेनिफिट उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो मैकेनिज्म है वो अंडर सर्व्ड या फिर रिमोटली लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको टारगेटेड मैनर में स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचाने का काम किया जाए। ये प्रोग्राम 2018 में नीति आयोग ने स्टार्ट किया। फिर 2023 में ब्लॉक लेवल भी आइडेंटिफाई किए गए थे, पूरा डिटेल हम आगे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एग्रीमेंट का, देखो सीधी बात है कि हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे न्यूट्रिशन और हेल्थ आउटकम्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। सीधी बात है, सरकार की तरफ से इनिशिएटिव बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन उनका बेनिफिट मिलना जरूरी है। ठीक है, इंटरवेंशन दिया जाएगा कैसे, देखो सबसे पहले तो आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्ट्रेंथन करना है, जिससे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है वो टाइमली और बेटर मैनर में डिलीवर की जा सके। दूसरा, एनहांस करनी है हमें लिटरेसी लेवल को, जिससे कि लोग समझे कि भाई वाकई में बॉडी में कुछ कमियां अगर आ रही हैं, वीकनेस आ रही है, तो उसको चेक कराइए और जल्दी से उससे संबंधित आप सप्लीमेंट्स लीजिए या फिर आंगनवाड़ी फैसिलिटीज में जो भी अवेलेबल है वो चीजें आप कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ जो आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, उसको ज्यादा बढ़ावा देना, क्योंकि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया स्कीम हमारे पास में और क्या होगी आप बताइए। फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हेल्थ केयर में सबसे फ्रंट में आती है, क्योंकि उनको पता है हमारे गांव में कहां पर किस तरीके से क्या चीजें चल रही है ना। और हेल्थ स्टाफ इनको ट्रेन करना, जिससे कि वो इजीली काम कर सके और साथ में उनको फैसिलिटेट भी करना चीजों के साथ में। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहा है, दैट इज इंपैक्ट फॉर न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है इंपैक्ट फॉर न्यूट्रिशन में, कि बिजनेस हाउसेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स है ना, वहां पर जिस तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखी गई है उसको हम इंप्रूव कर सकें। तो ये इंपैक्ट फॉर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, बस इसको यूटिलाइज करने के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ाना है। इंपैक्ट फॉर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये यूनिसेफ इंडिया ने स्टार्ट कर दिया था, हमारी जो सीआईआई है ना, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसके साथ मिलकर के। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सिविल सोसाइटी, इन सबको मिलकर के साथ लाना, जिससे कि देश में जो एक तरीके की कुपोषण की प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर सके, जो माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सके। की फीचर्स, एक तो ये क्या है इंपैक्ट फॉर न्यूट्रिशन, ये मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम, जैसे कि हमने देखा सरकार, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंटल पार्टनर्स,
बिजनेस हाउसेस सब साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैकेनिज्म है ना, उसको भी इस तरफ डायरेक्शन में लाने का काम भी किया जाता है, जिसके चलते अंडर सर्व्ड और एस्पिरेशनल रीजन्स को टारगेटेड मैनर में मतलब एक तरीके से न्यूट्रिशन सप्लाई इंश्योर की जा सके। इसमें टेक्निकल सपोर्ट और नॉलेज की बात करें तो एक बात सीधी है कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का पार्टिसिपेशन अगर दिखे, एक्सपर्ट्स का हम देखें, सोसाइटी सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन देखें, तो वो सीधा क्या करते हैं, अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम कहां है उसके सॉल्यूशन के हिसाब से फिर काम हो सके। बिहेवियरल चेंजेस पे काम किया जाए, सीधी बात है, लोगों को बताया जाए कि भाई आप जो डेली रूटीन में खा रहे हो उसमें थोड़ा सा अगर चेंज कर दो तो कितना अच्छा हो जाएगा। छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीड करो, ऐसे नहीं कि बच्चों को दूर रखो, नहीं तो क्या होता है कि शुरुआती जो दूध होता है माँ का गाढ़ा पीला दूध, वो कितना ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है आप जानते हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक है उनको बढ़वाना, बैलेंस न्यूट्रिशन इनटेक बढ़ाना। इसके अलावा सरकार के जो प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे पोषण अभियान या आईसीडीएस, उनको भी एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत। तो ये एक अपने आप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर बात करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की। ये देखो 2018 में नीति आयोग ने स्टार्ट किया था। मेन टारगेट हमारे देश में 112 के लगभग ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बहुत रिमोटली लोकेटेड है या उनको गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम चल रही है उनका बेनिफिट ही नहीं मिल पाता। तो इस केस में मेन टारगेट ये रहा कि उनको हम कैसे भी करके इंप्रूव करें। अच्छा, ऑपरेशनल फीचर्स की बात करें तो मेजरली 5 थीम पर ये फोकस करने वाला प्रोग्राम है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। एक तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दूसरा एजुकेशन, तीसरा एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, चौथा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट और पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर। एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और इसमें जब भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए काम किया जा रहा है, तो फिर ये भी तो देखना जरूरी है ना कि क्या वाकई में आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। उस आउटपुट को फिर चेक किया जाता है 49 डिफरेंट डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स के आधार पर। इसी तरीके से एस्पिरेशनल ब्लॉक भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ये भी आप देखोगे 2023 में लॉन्च किया है। 500 के लगभग स्टार्टिंग में ब्लॉक्स थे, अब बढ़ा करके 513 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए 2025 में। मेन टारगेट आपको मैंने बताया कि कैसे भी करके सरकारी योजनाओं का पूरा पूरा फायदा दिया जा सके, जिसको हम बोलेंगे सैचुरेशन ऑफ एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिलीवरी इंश्योर हो सके। थीम अगेन 5 थीम पे ये काम करेगा, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रख लेना, एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करने की कोशिश करना। ये लोकल लेवल पे काम किया जाएगा और ये ओवरऑल एक ब्लॉक लेवल पे जहां पर मल्टीपल विलेजेस एक साथ आ जाया करते हैं। ठीक है, अब देखो आपका रिवीजन करा देते हैं। बताओ भाई, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल वाटरवे 2? ये गलत बताया जा रहा है, कौन है बताना जरा। पोषण प्रोजेक्ट हनुमान की बात करें तो क्या ये टाइगर्स की पॉपुलेशन से संबंधित था? इसको भी गलत बताया जा रहा है, जरा बताना क्या था। यूविन प्लेटफॉर्म इम्यूनाइजेशन स्टेटस को चेक करने के लिए, बिल्कुल हमने देखा था अभी, है ना, सर्वाइकल कैंसर के लिए। इंपैक्ट फॉर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए था। नहीं भाई, ये तो गलत है, पर आप बताइए क्या है सही जवाब। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में नीति आयोग, अभी हमने बात की, सही है। और बाकी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके PWLAS ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। और फिर बात आती है पीडीएफ की, तो देखो पीडीएफ के लिए इस चैनल पे भी आपको डायरेक्शन दी हुई है, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे भी, और साथ में जो पिंड कमेंट है वहां पर भी आपको लिंक दिया हुआ है। जाके लिंक पे क्लिक कर दो और फिर वो ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्ट कर देगा कहां पर इस पर्टिकुलर कंटेंट की पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।